मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारह पत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल, जिसको हम लौह क्रांति का काल भी कहते हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने प्रागैतिहासिक काल, जो प्रारंभ से 3000 ईसा पूर्व, आद्य ऐतिहासिक काल जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक पढ़ चुके हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को भी हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है, इसके संबंध में इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसा चाहता हूँ। आगे देखें हम। ये महाजनपद काल का की स्थिति का नक्शा है, अर्थात कौन कौन से जो 16 महाजनपद थे वो भारत के किस किस भाग में स्थित थे, और भारत के बाहर जो थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, उसकी भी लोकेशन का यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसे आप अच्छी तरह एक बार देख लें और इसके बाद फिर हम आगे इस संबंध में अध्ययन शुरू करते हैं। अब आते हैं महाजनपद काल। ये जो बात अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें से ही एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए महाजनपद काल। महाजनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, महाधन जनपद। इसमें महा का अर्थ बड़ा और जनपद का अर्थ जिला। इस तरह महाजनपद का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो एक बड़ा जिला माना गया है, जिसको हम राज्य कह सकते हैं। 6वीं ईसा पूर्व तक वैदिक युग था। उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय है, महाजनपद काल का माना जाता है। कोई इसे 345 ईसा पूर्व भी वर्ष पूर्व भी मानते हैं, लेकिन लगभग ये 200 वर्ष या 250 वर्ष का जो काल था, ये महाजनपद काल का काल था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के पश्चात एक परिवर्तन का दौर चला। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें लोहे की खोज हो चुकी थी, और इस काल के आते आते तक के लोहे का मतलब एक परिवर्तन का दौर चला, और लोहे का अत्यधिक उपयोग इस काल में होने लगा। इसलिए इस काल को लौह क्रांति का काल भी कहते हैं। इस काल में लोहे से कृषि उपकरण एवं हथियारों का निर्माण कार्य किया जाने लगा। अब जब लोहे से कृषि उपकरण एवं हथियार का निर्माण होने लगा, तो जो कृषि उपकरण थे उसके कारण कृषि में अत्यधिक उत्पादन होने लगा, अर्थात अतिशेष उत्पादन होने लगा। और इस अतिशेष उत्पादन से का प्रभाव समाज पर पड़ा, और समाज में आर्थिक उन्नति हुई, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परिवर्तन भी देखने को मिलने लगे। वो इस महाजनपद काल में जो परिवर्तन देखने को मिलने लगे। इस काल में जो कबीले थे वो कबीले मिलकर ग्राम बन गए, ग्राम का समूह जन बन गए, जन का समूह जनपद बन गए, और जनपद का समूह महाजनपद बन गए। अर्थात महाजनपद, जिसको हम एक राज्य मान सकते हैं, ये बन गए। और प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी की सभ्यता में हुआ था। इस समय में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो गया, और उसका बहुत बड़ा कारण था कि इस काल में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने लगी थी। आगे हम देखेंगे कि माना जाता है कि महाजनपद काल में 16 प्रमुख महाजनपद थे। इस बात की जानकारी हमें जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में मिलती है। साथ ही अष्टाध्यायी ग्रंथ में, महाभारत के धर्म ग्रंथ में एवं तमिल साहित्य शिल्पादिकारम में भी महाजनपद का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अलग अलग इसमें ग्रंथों में इसकी संख्या कुछ अलग अलग मानी गई है, लेकिन अंततः 16 ही महाजनपद प्रमुख रूप से माने गए हैं। ये सभी 16 महाजनपद में 14 भारत में
तथा 2 भारत से बाहर अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित हैं। 16 महाजनपद में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8, वर्तमान बिहार राज्य में 3, वर्तमान मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1 तथा भारत के बाहर पाकिस्तान में 1 और 1 जो अन्य है उसका कुछ भाग अफगानिस्तान में और कुछ भाग पाकिस्तान में है। इस तरह से ये 16 महाजनपद है। इसे आप अच्छे से पूछ लीजिए। कई बार इस संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य में कितने महाजनपद थे, तो इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। 16 महाजनपद में 14 में राजतंत्र प्रणाली थी। एक बात का देखना है कि 2 प्रकार की प्रणालियाँ इस वक्त में थी, एक राजतंत्रतात्मक प्रणाली और एक गणतंत्रतात्मक प्रणाली। तो 16 में से 14 में तो राजतंत्र थे, अर्थात वहाँ पर राजा राज्य करते थे, तथा 2 ऐसी महाजनपद थी मल्ल और बज्जी महाजनपद, यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। शेष महाजनपद में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इन 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता था। 1 नंबर के प्रश्न में कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी थी, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध जनपद को माना जाता था। अब ये 16 महाजनपद जो हैं इनके नाम कौन कौन से थे, इनकी राजधानी और यहाँ कौन सी व्यवस्था थी, इस चार्ट में हमको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मगध, इसकी राजधानी ब्रिज या राजगृह मानी जाती है। यहाँ पर राजतांत्रिक प्रणाली अर्थात राजा का शासन था। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, यहाँ राजतांत्रिक प्रणाली थी। बज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी, यहाँ गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। बज्जी जो थी यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। काशी और इसकी राजधानी वाराणसी थी, यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। कौशल, इसकी श्रावस्ती है, यहाँ की राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। मल्ल, इसकी 2 राजधानियाँ थी, कुशीनगर और कुशावती, यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। पांचाल, जिसमें भी इसकी भी 2 थी, यहाँ उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। 9वां देखिए चेदी जनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती है, यह यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में अब दिल्ली कह सकते हैं आप, यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। शूरसेन, मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती शूरसेन, यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महेश्मती का संबंध में एक जो फिल्म बनी थी उसमें भी महेश्मती के बारे में उल्लेख था। यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। 13वां नंबर का था मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। 14 अश्मक, इसकी राजधानी पोटन या पोटल, यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। गांधार, जहाँ से शकुनी मामा और गांधारी है, यहाँ की राजधानी तक्षशिला थी, यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। और 16 कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर इसका वैदिक कालीन नाम है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानी तथा वहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, इसका एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है। आगे अब हम देखेंगे महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो लौह युग के कारण निश्चित तौर पर विकास को एक गति मिली थी और जो परिवर्तन हुए थे उसके संबंध में ये दिया है। पहली बात, राजनीतिक विशेषता देख लें। महाजनपद काल में जनपद अब महाजनपद में परिवर्तन होने लगी थी तथा महाजनपद अपने क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से संगठित होने लगी थी। जो महाजनपदें थी वो संगठित होने लगी थी, अर्थात वो अपनी सेना रखने लगे थे और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपना किला बनाने लगे थे। तो इस काल में ये शुरुआत हो गई थी। महाजनपद की एक राजधानी भी होने लगी थी, जहाँ राजा बैठा करते थे तो उनकी एक राजधानी होती थी। राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था, अर्थात अब जो पहले छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे मतलब जनपद में अलग अलग प्रशासन व्यवस्था थी, लेकिन अब वो
उसका केंद्रीकरण हो गया था, और महाजनपद एक जो था वहाँ पर उसके शक्ति का केंद्रीकरण होने लगा था। 16 महाजनपद में 14 में राजतंत्र था तथा 2 जनपद बज्जी संघ एवं मल्ल में गणतंत्र था। जो बज्जी संघ है, यहाँ वर्जिन लिखा गया है, बज्जी संघ 8 जनपदों को मिलाकर बना था। पड़ोसी राज्य धन हेतु दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे और अपनी शक्ति का संवर्धन किया करते थे। तो ये पड़ोसी राज था। इस तरह से ये राजनीतिक यहाँ इसकी विशेषता हो गई। आगे हम देखेंगे नगरों का विकास। महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण का दौर चला। नगर जो थे अब वो महानगर में परिवर्तन होने लगे थे। इसके पहले पहला नगरीकरण और हो चुका था, ये दूसरा नगरीकरण था। धार्मिक परिवर्तन। महाजनपद काल में धार्मिक कर्मकांडों से त्रस्त होकर 2 नए धर्म का उदय हो चुका था। एक बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते थे, और दूसरा जैन धर्म। तो ये 2 धर्म का और नया प्रादुर्भाव हुआ था, और इनकी विचारधारा की ओर लोग आकर्षित होने लगे थे। तो इस तरह से एक धार्मिक परिवर्तन का दौर भी था। लोग सनातन धर्म से थोड़ा सा विमुख होने लगे। उनके जो कर्मकांड थे और कठोर कर्मकांड थे, तो उसके कारण लोग त्रस्त होकर अब बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। तो ये एक परिवर्तन ये था, धार्मिक परिवर्तन। शिक्षा व्यवस्था। महाजनपद काल में शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल एवं आश्रम में थी, तथा शिक्षा व्यवस्था कुछ कुल के लिए सुलभ थी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए सुलभ थी, अर्थात जहाँ पर जो धनाढ़ लोग थे या उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए तो सुलभ थी, बाकी के लिए शिक्षा व्यवस्था की उतनी व्यवस्था नहीं थी। न्याय व्यवस्था की बात करें हम 5वें नंबर का, तो महाजनपद काल में कठोर न्याय व्यवस्था थी, और न्यायशाला के जो न्यायाधीश होते थे वो नियमानुसार न्याय करते थे। लेकिन व्यवस्था में वर्ण के आधार पर अलग अलग न्याय व्यवस्था एवं दंड विधान थे। अर्थात यहाँ पर जो उच्च वर्ग जिसको ब्राह्मण वर्ग माना जाता था उसके लिए कई प्रकार की जो दंड थे वो प्रतिबंधित थे। उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था, उन्हें कारावास नहीं दिया जा सकता था। इस तरह की दंड व्यवस्था थोड़ा सा परिवर्तन था। बाकी वर्गों के लिए दंड व्यवस्था थी, और न्यायाधीश न्याय करता था, लेकिन राजाज्ञा सर्वोपरि होती थी। अर्थात राजा अगर किसी बात की आज्ञा दे देता था तो वो आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था, चाहे न्यायाधीश ने कितने कैसे ही न्याय दिया हो। तो ये इस काल की प्रमुख विशेषता में था। सिक्कों का चलन। महाजनपद काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी, व्यापार होने लगा। अर्थात व्यापार के सफल संचालन के लिए धातु के सिक्कों का चलन आरंभ इस काल में हो गया था। ज़्यादातर तो जो सिक्के थे चांदी के एवं यहाँ कुछ और लिखा गया, ये कांसे का होते थे। बौद्धकालीन सिक्कों को निष्क, स्वर्ण, पाद, मास्क, काकनी आदि नामों से भी जानते थे। अर्थात इस काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का ज़्यादा प्रचलन होने लगा था। आगे देखिए महिलाओं की स्थिति। महाजनपद के काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। अर्थात पहले जो महिलाओं की स्थिति, उस स्थिति से उनकी स्थिति में गिरावट आई थी, क्योंकि जो सत्ता थी, परिवार की सत्ता थी, वो पितृसत्तात्मक नियंत्रण होने लगी थी। और पितृसत्तात्मक नियंत्रण होने के कारण महिलाओं की अधीनता में वृद्धि हुई। अर्थात पुरुष, किसी परिवार में पुरुष ही उसका मुखिया ज़्यादातर हुआ करता था, और इसके कारण से मतलब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाने लगा। अर्थात महिलाओं की जो के पास जो शक्ति थी वो क्रमशः कम मानी जाने लगी, उसको दोयम दर्जे का माना गया। पुत्र को पुत्री की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाने लगी, क्योंकि ये माना जाता था कि वंश वृद्धि के लिए पुत्रों को आवश्यक माना गया है। इस काल में दास प्रथा का भी प्रचलन ज़्यादा हुआ, अर्थात दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। महिला दासी को लोग ज़्यादा पसंद किया करते थे, ताकि वो घर का काम भी करें और संतुष्ट भी करें। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति में इस काल में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 8वीं अगर विशेषता देखें, जाति प्रथा का आरंभ। महाजनपद काल में कठोर वर्ण व्यवस्था के साथ ही जाति प्रथा का आरंभ भी हो गया था। 4 वर्ण थे, तो 4 वर्णों में जो ब्राह्मण है था,
फिर उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। तो ये अलग अलग उसमें अलग अलग छोटी छोटी जातियों का भी विभेदन होने लगा था। इस अर्थात इस काल में आते आते जाति प्रथा आरंभ हो गई थी। आर्थिक उन्नति, महाजनपद काल में कृषि व्यापार आदि की उन्नति में से आर्थिक उन्नति हुई, अर्थात कृषि ज़्यादा मात्रा में होने लगी और उसके कारण लोगों की आर्थिक उन्नति भी हुई। यातायात के साधनों में उन्नति, और इस काल में यातायात के जो साधन थे उनमें भी विकास, क्योंकि व्यापार के कारण यातायात के साधन, व्यापार करने के लिए यातायात के साधन होना जरूरी था, अर्थात यातायात के साधनों का विकास होने लगा और जिसके कारण व्यापार और अधिक सुगम हो गया और लोगों की आर्थिक स्थिति और अधिक बलवती हो गई। तो ये था वीडियो जो महाजनपद काल भाग 1 का वीडियो था। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। अगला जो वीडियो रहेगा, बस 1-2 दिन में अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी, वर्तमान में वो किस स्थान पर थे और उनके संबंध में कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं। इसके संबंध में जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।